गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि लागत बजट क्या होते हैं और ये कैसे बनाए जाते हैं। लागत बजट में लागत उत्पादन बजट बनाने के बाद हम लागत बजट बनाते हैं। लागत बजट में उत्पादन पे खर्च होने वाले कुल लागतों का अनुमान लगाया जाता है। इसके अलावा प्रशासनिक लागत और विक्रय एवं वितरण लागत का भी अनुमान लगाया जाता है। तो लागत बजट में हम 3 प्रकार की लागतें शामिल करते हैं। तो उत्पादन लागत बजट, उत्पादन लागत बजट में भी उत्पादन लागत क्या क्या ही है, वस्तु का उत्पादन करने में कितनी सामग्री लगी है, मटेरियल बजट, कितनी लेबर लगी है उसके लिए लेबर बजट, और एक्सपेंसेस ओवरहेड्स कितने कारखाना से संबंधित हुए हैं, मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, बिजली है, पावर है, फ्यूल है आदि का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद प्रशासनिक लागत बजट, प्रशासन से संबंधित खर्चों को भी हम लागत में जोड़ देते हैं। और विक्रय वितरण लागत बजट, जो उत्पादित वस्तु उसको बेचने के लिए जो विक्रय और वितरण का जो खर्चा है वो उसको विक्रय एवं लागत बजट में शामिल करते हैं। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े उद्योग हैं, वहाँ पर शोध एवं विकास बजट भी बनाया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, जहाँ पर टेक्निक से कार्य किया जाता है और हैवी टेक्निक्स प्रयोग में लाई जाती हैं। वहाँ पर वस्तुओं की किस्म में, डिज़ाइन में, उत्पादन विधि में परिवर्तन के लिए समय समय पर शोध किए जाते हैं। तो बड़ी बड़ी संस्थाओं में शोध एवं विकास बजट भी बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उत्पादन लागत क्या होती है, प्रोडक्शन, उसके लिए हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाते हैं। तो उत्पादन बजट में उत्पादित की जाने वाली वस्तु की कुल मात्रा का निर्धारण किया जाता है। ये लास्ट क्लास में हमने बताया ही था कि टोटल सेल्स के लिए हमें कितना उत्पादन चाहिए, उसमें क्लोजिंग स्टॉक रखने के लिए कितना चाहिए उनको जोड़ देते हैं, और उसमें से जो हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है, ओपनिंग स्टॉक, उसको हम माइनस करके निकालते हैं कि कितनी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। और इस उत्पादन के आधार पर हम क्या बनाएंगे, उत्पादन लागत बजट। और उत्पादन लागत बजट से उस उत्पादन मात्रा पे जो भी व्यय या लागत है उसका पूर्वानुमान लगाया जाएगा। तो उत्पादन लागत बजट वह बजट होता है जो उत्पादन बजट द्वारा निर्धारित मात्रा के जो भी आई है उसके उत्पादन पर होने वाली लागत का पूर्वानुमान लगाते हैं। तो इसका प्रोफॉर्मा आप देख रहे हो कि पर्टिकुलर्स है, प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आएगा उसका प्रोडक्शन के आधार पर बनाया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल जितना प्रोडक्शन है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सबको जोड़ देंगे, इससे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। और इसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो जोड़ देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। जैसे डेप्रीशिएशन है वो वेरिएबल है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट है उसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, कुछ पार्ट उसका वेरिएबल होता है। फ्यूल है जो मशीन में लगता है वो वेरिएबल हो सकता है, पावर, बिजली वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये सारे खर्चे जो हैं, इसके अलावा कैरीज इनवर्ड है, ये सब इसके अंदर हम जोड़ देंगे। तो ये सब खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जोड़ दिए जाते हैं। तो उत्पादन लागत बजट इस प्रकार से उत्पादन लागत बजट तैयार किया जाता है। उत्पादन लागत बजट तैयार करने से पहले हम कई बार मटेरियल बजट, लेबर बजट और ओवरहेड्स बजट बनाते हैं और उसके आधार पर उत्पादन लागत बजट बनाया जाता है। तो मैं एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाऊंगी कि प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कैसे बनता है। तो आप जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन में, एक सुरेश इंडस्ट्रीज के उत्पादन लागतें बताइए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75,000 है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो गिवन है वो 1,20,000 है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं फिक्स्ड है 45,000, ये फिक्स्ड रहेंगे, और वेरिएबल है 70,000। तो टोटल है 1,15,000। इसके बाद नीचे कुछ सूचनाएं दी गई हैं जो परिवर्तन है उसमें। प्रबंध जब आगामी वर्ष के लिए बजट बनाएंगे तो उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं वो इस प्रकार है। जो प्रत्यक्ष श्रम की जो औसत दर है वो 4 रुपये प्रति घंटा थी पहले, वो कम होकर 3 रुपये प्रति घंटा हो जाएगी। 4 से कितनी हो जाएगी, 3। द लेबर कॉस्ट पर आवर कितनी हो जाएगी, 3। सेकंड, उत्पादन कार्य क्षमता में 4% की कमी आएगी। जो वर्कर्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो 4% कम हो जाएगी। तो उतना ही हमारा उत्पादन कम हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उतना ही हमारी लेबर ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो लेबर उतनी ही ज़्यादा लगेगी क्योंकि उत्पादन तो फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्शन करना है, तो समझ लो इतनी ही लेबर हमारी ज़्यादा लगेगी। और प्रत्यक्ष श्रम घंटे 10% की वृद्धि होगी। तो प्रत्यक्ष जो लेबर आवर्स है वो 10% बढ़ेंगे। 10% अगर एक्स्ट्रा काम होगा तो इसमें हम ये मानेंगे कि जितना एक्स्ट्रा काम हो रहा है डायरेक्ट लेबर में उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। और प्रत्यक्ष सामग्री तथा अपूर्व में सम्मिलित अन्य व्यय
सेवाओं का प्रति इकाई मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। तो इससे हम बनाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देख रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो लेबर कॉस्ट है वो 75,000 है, मटेरियल कॉस्ट 1,20,000 है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि प्रोडक्शन कितना है। तो अगर हम ये देखें कि जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 75,000 है और लेबर कॉस्ट कितनी थी पर आवर, जो लेबर है वो कितनी 4। तो 75 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो उससे हमें नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएगी और उसमें हमें 10% हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि 10% हमारे जो है लेबर आवर बढ़े हैं तो 10% वो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर 10% प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो 10 प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मटेरियल और लेबर भी कितना बढ़ जाएगा 10%। तो पहले जो डायरेक्ट मटेरियल, अगर इसे हमें प्रोडक्शन नहीं भी निकाले तो भी हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी। पहले तो इसमें आप देखिए कि हम डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी है 1,20,000 और जो इसमें ये नहीं बता रखा कि प्रोडक्शन कितना बढ़ा है। तो लेकिन मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि डायरेक्ट लेबर जो है 10% बढ़ी है तो हम ये मान रहे हैं कि प्रोडक्शन भी 10% बढ़ेगा। तो 10% इसका मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि उत्पादन के अनुसार परिवर्तित होती है, जितना उत्पादन बढ़ेगा उतनी ही कॉस्ट बढ़ती है। तो सीधा ही हमने मटेरियल का 10% बढ़ा दिया तो कितना आ गया 1,32,000। लेबर कॉस्ट में कुछ परिवर्तन हुए हैं, पहले उन परिवर्तनों को देखेंगे, उसके बाद हम 10% बढ़ाएंगे। जैसे कि वर्तमान में जो घंटे वो 75,000 थे, ठीक है, और पर कॉस्ट पर घंटे हमें कॉस्ट गिवन है। इस क्वेश्चन में अगर हमें पर उत्पादन की कॉस्ट गिवन होती तो शायद हम, क्योंकि कॉस्ट को डिवाइड करके उससे हम नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पर घंटे क्वेश्चन गिवन है तो इसमें हम उत्पादन नहीं निकाल सकते। इसलिए केवल हम ये मानते हुए कि ओरिजिनल कितना था हमारी लागत और उसका उत्पादन कितना परसेंटेज बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको हम मल्टीप्लाई करते हुए आंसर निकालेंगे। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी है क्वेश्चन में 75,000। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 75,000 पहले, और पर ओवर कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज़ पर यूनिट। एक की कितनी थी 4। तो 75 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया 18,750। तो इसका मतलब कितने घंटे काम हुआ था 18,750। इसमें 10% जो है वो क्या बढ़ जाएगा 10% इसमें डायरेक्ट लेबर आवर जो बढ़े हैं वो 10% बढ़ा देंगे। तो 10% चाहे अब 1875 का 18,750 का 10% कर लें या 110 डिवाइड बाय 100 कर लें, एक ही बात है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ी है, तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है, सॉरी बढ़ी नहीं है, प्रोडक्शन उत्पादन क्षमता जो है कार्य क्षमता अगर 4% कम हुई है तो उतने ही घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो कितना हो गया 104 या 4% घंटों को और बढ़ा सकते हैं कि 4% और इसमें ऐड कर देंगे। वो सब ऐड करने के बाद अब दर कितनी होगी 3, तो उसको क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम कि जो रिवाइज प्रोडक्शन है, रिवाइज जो अगले साल के लिए बजट बनाना है, तो उसमें हमारे पहले तो घंटे निकालेंगे, क्योंकि लेबर कॉस्ट हमें गिवन है 4 से 3 हो गई है। तो अब वर्तमान में पर आवर लेबर कॉस्ट कितनी है तो 3। तो टोटल घंटे निकालने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्या करेंगे कि जो पिछले साल की हमें कॉस्ट गिवन है, हमें घंटे नहीं गिवन लास्ट, और इसमें 75,000 गिवन है और कॉस्ट कितनी है 4, तो हमने घंटे निकाली 18,750। उसमें प्लस जो 10% जो डायरेक्ट आवर्स बढ़े हैं वो ऐड कर देंगे, ठीक, क्योंकि इतने घंटे बढ़े हैं। उसके बाद उसमें 4% हम क्या कर देंगे, प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज होने के कारण 4% एक्स्ट्रा घंटे लगेंगे तो वो जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो घंटे आएंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इन सबको करने के बाद जो घंटे आए हैं 18,750 में 10% और प्लस 4% जोड़ने का जो घंटे आए हैं वो आएंगे 21,450। और नई जो दर है पर आवर लेबर वो है कितनी है 3, तो कितना आ गया 64,350। क्लियर। तो ये डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। तो इसमें कोई हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं गिवन, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। इसके अंदर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स जोड़ देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स्ड गिवन है, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने 45,000, तो कितने आ जाएंगे 45,000 तो फिक्स्ड ही रहेंगे, चाहे प्रोडक्शन बढ़ा है चाहे कम करे, तो 45 और 45। और वेरिएबल हो जाए 70,000 है,
70,000 में, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो 10% ही बढ़ेगा। प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज होने से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, इसे तो केवल हमारा घंटे ही बढ़ेंगे। इसे जो डायरेक्ट लेबर ओवर जितने बढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो 10% प्रोडक्शन बढ़ा है तो इसका 70,000 का 10% कितना हो गया, 77,000। जैसे मैं मटेरियल में किया था कि उसका हमने 10% बढ़ा दिया था, तो कितना आ गया 70। इनको सबको जोड़ देंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट 3,10,000 है और रिवाइज कॉस्ट कितनी आएगी, 3,18,350। तो इस प्रकार से हम प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालेंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के बाद नेक्स्ट बनाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, प्रशासनिक लागत बजट। प्रशासकीय लागत बजट जो कि प्रशासन से संबंधित है, कार्यालय ऑफिस के खर्चे होते हैं। इसमें जो भी मैनेजर्स हैं उनकी सबकी सैलरीज, जिस ऑफिस में बैठते हैं उसका किराया, उनके जो भी किराया और उनकी सैलरी, ठीक है, उसका इंश्योरेंस वगैरह है, या वहाँ फर्नीचर है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, काम में आने वाली जो अन्य मशीनें, टाइपराइटर, कंप्यूटर आदि का खर्चा, इसकी जो लागत है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, सब इसमें आ जाएगी। उनकी कार या यात्रा वही आदि उन पे दिए जाते हैं। स्टेशनरी का खर्चा है। इसके अलावा समय समय पे जो ऑडिट कराई जाती है उसका खर्चा, ऑफिस का बिजली पानी, ये सब खर्चे, कार्यालय से संबंधित, ऑफिस से खर्चे संबंधित सब खर्चे इसके अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर सारे ऑफिस मतलब जहाँ डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब जहाँ पे मैनेजर्स वगैरह बैठते हैं और जहाँ पर फाइलिंग वर्क और रिकॉर्ड्स के काम किए जाते हैं, वो सारे प्रशासकीय लागत के खर्चे इसके अंतर्गत आते हैं। ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो होते हैं वो हमारी फिक्स्ड होती हैं, जैसे प्रबंधक की सैलरी फिक्स्ड है, उनका ऑफिस का किराया फिक्स्ड है, फर्नीचर पे वही भी ज़्यादातर हम फिक्स्ड ही होता है, स्टेशनरी वही, कार और भत्ता वही भी फिक्स होते हैं, अंकेशन की जो खर्चा है वो भी जनरली फिक्स होता है, बिजली पानी का। लेकिन बिजली का बिल कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फिक्स्ड है और कुछ हम वेरिएबल, तो इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। उसके आधार पर बजट बनाते हैं। और तीसरा जो बजट है वो विक्रय एवं वितरण वही बजट है। विक्रय एवं वितरण बजट जो निर्धारित बजट सभी खर्चों का अनुमान लगाया जाता है जो वस्तु के विक्रय वितरण में किए जाते हैं। विक्रय और वितरण में जो बजट किए जाते हैं उसका ज़्यादातर अनुमान जो है वो सेल्स मैनेजर लगाता है, लेकिन इसमें कार्यालय, शाखा प्रबंधक, वितरण, विज्ञापन अधिकारी अलग अलग है, तो उन सभी का सहयोग लेकर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट बनाते हैं। इनको 4 भागों में बांट देते हैं, खर्चों को अध्ययन कर सकते हैं हम। जैसे प्रत्यक्ष वही जो बिक्री से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रखते हैं, इसमें जो भी एजेंट है, ट्रैवलिंग एजेंट है, यात्री प्रतिनिधि, उनका भुगतान, क्योंकि उनको जितना वो बेचते हैं उसके आधार पर कमीशन दिया जाता है, वो इसमें सब आ जाता है। तो इसके अलावा कार्यालय वही जो एक इसी तरह जैसे एक ऑफिस होता है उसी प्रकार एक विक्रय के लिए भी कार्यालय हो सकता है। उसमें जो भी स्टेशनरी का खर्चा है, सेल्स मैनेजर वगैरह, फर्नीचर वगैरह, डेप्रिसिएशन, वो सब खर्चे आ जाते हैं। ये जनरली फिक्स्ड होते हैं। तीसरा विज्ञापन, वही वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन पे जो खर्चा किया जाता है वो इसमें आते हैं। विज्ञापन के कई तरीके हैं, जैसे न्यूज़ के पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, या और अन्य प्रकार से डायरेक्ट पोस्टर प्रदर्शनी के द्वारा हम विज्ञापन अपनी वस्तु का करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वस्तु की तरफ आकर्षित हो। तो ये सब खर्चे इसमें आ जाएंगे। और वितरण के खर्चे में जो सामान, जो उत्पादन है उसको भंडार गृह में रखना, जो स्टोर है उसमें रखना, वहाँ से यातायात वही भंडार गृह से जहाँ बिक्री है वहाँ तक ले जाना, गोदाम से वहाँ तक उपभोक्ताओं तक पहुँचाना, सब खर्चे इसमें आ जाते हैं। उसके आधार पर हम बिक्री एवं वितरण बजट बनाते हैं। तो इनका अध्ययन हम 4 भागों में इस प्रकार से कट के कर सकते हैं। दूसरा, इनको वेरिएबल फिक्स में बांट कर भी इनका अध्ययन कर सकते हैं। विक्रय एवं वितरण बजट बनाने के कई लाभ होते हैं उपभोक्ताओं को। एक तो उनके बारे में हमें विज्ञापन के द्वारा उनके बारे में पर्याप्त सूचना मिलती रहती है, पसंद के बारे में पता चलता रहता है, उनकी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं, विज्ञापन के द्वारा उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। विक्रय एजेंट और प्रतिनिधि की सेवाओं का भी व्यवसाय के हित में प्रयोग कर सकते हैं। और जो व्यवसाय में थोड़े से वैसे बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि होने की इसमें संभावना रहती है। विज्ञापन से क्योंकि उपभोक्ताओं को वस्तु के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो उस बिक्री जितना हम खर्चा करते हो, कई बार बिक्री उससे कहीं अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इसके कई दोष भी है। एक तो उस पर हम विज्ञापन वगैरह पर अनावश्यक खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वस्तु का मूल्य बढ़ सकता है और ग्राहक जो हमारे कस्टमर है वो नाराज भी हो सकते हैं। और प्रतियोगिता का भय रहता है, इसमें गलाकाट प्रतियोगिता, आप प्रतियोगिता कर रहे हो, दूसरा प्रतियोगिता और उस पर खर्च कर रहा है विज्ञापन पे, तो अनावश्यक रूप से प्रतियोगिता भी बढ़ सकती है। तो किसी भी संस्था में उत्पादन लागत बजट बनाया जाता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रशासनिक लागत बजट
और विक्रय एवं वितरण बजट बनाए जाते हैं। तो लागतों में हम लागतों को 3 भागों में बांट कर जैसे हमने अध्ययन किया, उत्पादन लागत, प्रशासकीय लागत जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बोलते हैं, और विक्रय एवं वितरण लागत, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि कई बड़े बड़े निर्माणी संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी खर्च किया जाता है। तो इसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेल्स नेक्स्ट हम कि सेल्स एंड कैसे बताते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट। तो इसमें क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो सेल्स ऑफिस सैलरीज गिवन है 4,000, फिक्स एक्सपेंसेस गिवन है 3,000, अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के लिए 4,000 है, फिक्स सैलरी कार अलाउंस 12,000 है, ट्रैवलिंग रेमुनरेशन कमीशन 1% ऑन सेल्स का है, आउटवर्ड कैरीज वो भी 5% ऑन सेल्स का है, और एजेंट कमीशन 7.5% ऑन सेल्स है। तो हमें विक्रय बजट बनाना है, हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट बनाना है, जिसमें हमें सेल्स गिवन है। अगर सेल्स 2,80,000 है तो कितना, एक तरह से फ्लेक्सिबल बजट के रूप में बना रहे हैं हम इसको। फ्लेक्सिबल बजट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई स्तरों के लिए बनाया जाए, तो इसमें सेल्स की भी देखो कई लेवल्स है। 2,80,000 है तो कितनी होगी, 320 सेल्स है तो कितनी होगी, और 3,60,000 सेल है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है। तो इसको हम 2 भागों में बांट दिया, फिक्स एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ऊपर अगर देखिए सेल्स ऑफिस सैलरीज, फिक्स एक्सपेंसेस ऑफिस, एडवर्टाइजिंग 4,000 फिक्स्ड है, और फिक्स सैलरीज जो हैं वो 12,000, ये सारे फिक्स्ड हैं। तो चाहे 2,80,000 की सेल हो, चाहे 320 या 360, ये फिक्स रहेंगी। तो दिखा दिए सेल्स ऑफिस सैलरी 4,000 सब पे 4 ही रहेगी, 280 पे भी, 320 पे भी और 360 पे भी। फिक्स एक्सपेंसेस 3 है, एडवर्टाइजिंग फिक्स्ड है 4,000 और सैलरीज फिक्स्ड है 12,000। उसके बाद वेरिएबल एक्सपेंसेस इसमें हैं ये अकॉर्डिंग टू, क्योंकि सेल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है तो ये वेरिएबल में आ जाएंगी। इसमें फर्स्ट है कि ट्रैवलिंग रेम्यूनरेशन कमीशन कितना है, 1% ऑन सेल, तो 1% ऑन सेल्स निकाल लो। इसमें 2,80,000 में जो सेल्स है 30,000 है, तो 30,000 का, और जो सेल 30,000 घटा देंगी तो कितनी आ जाएगी, 2,50,000। तो 2,50,000 का 1% कितना हो गया, 2,500। 3,20,000 में से 35,000 घटा देंगे तो 28,500 आएगी। 28,500 का कितना होगा, 2,08,50। और 3,60,000 में से 35 घटा देंगे तो 3,25,000 आएगी, उसका 1% होंगे 3,250। ठीक है। उसका कैरीज आउटवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड कितना है, आउटवर्ड कैरीज है 5% ऑन सेल्स। तो सेल्स का टोटल सेल्स का लेंगे इसमें 5%। कमीशन अलग कर दिया हमने, कमीशन जो है इसमें कमीशन जो है ट्रेवल्स का अलग लेंगे और एजेंट कमीशन अलग लेंगे। तो टोटल जो सेल्स है 280 है, इसमें जो एजेंट की सेल है जो 30,000 है तो वो अलग करके दिखाएंगे। मतलब 280 में से 30 घटा देंगे, 250 का अलग लिया है हमने अभी ट्रैवल रेम्यूनरेशन जो बताया है, और एजेंट का हम अलग लेंगे। एजेंट को कितना देना है, 7.5%। तो 30,000 का 7.5% कितना है, 2,250 नीचे दिखाया है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे 320 है, 320 में से 35,000 घटाने के इसके बाद जो आया था वो 28,500 आया था, तो उस पर ट्रेवल्स को जो कमीशन दिया है वो 1% है, 1% निकाल लिया, और बाकी जो 35,000 है उस पर 7.5% दिया है। इसी प्रकार 3,60,000 में से 35,000 जो है एजेंट्स का कमीशन है उस पर 7.5%, और 360 में से 35 घटाने के बाद जो 325 बचेंगे उस पर हमने कमीशन 1% दिया है ट्रेवल्स का। ठीक है। कैरीज आउटवर्ड टोटल सेल्स पे निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो सब पे ही देना है, कितना किराया लगा है, कैरीज कितना भाड़ा है। तो भाड़ा जो है वो कितना है, 5% ऑन सेल्स। तो 5% टोटल सेल का 2,80,000 का 5% कितना हो गया, 5 × 6 = 40, 5 दूनी 10, ठीक है, 14,000। और इसका निकालेंगे 320 का 16,000 आ जाएगा, और 360 का कितना आ जाएगा, 18,000। इन सबको हम जोड़ देंगे वेरिएबल फीस को, तो हमारी रहेगी टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक। नेक्स्ट है शोध विकास बजट। शोध विकास बजट नई नई तकनीक का पता लगाने के लिए बड़े बड़ी संस्थाओं में बनाया जाता है। इसमें नई नई विधियों के बारे में पता लगाया जाता है। छोटे व्यवसाय के लिए अनुपयोगी रहते हैं क्योंकि इससे अनावश्यक रूप से खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन बड़े बड़े व्यवसायों में नियमित रूप से नियमित व्यय और नियोजन पहले से पूर्वानुमान लगा कर शोध एवं विकास बजट बनाते हैं।
ये जो सारे बजट है, कॉस्ट बजट, इनका बनाने का एक उद्देश्य ये होता है, इनके आधार पर हम वित्तीय बजट बनाएंगे, वित्त की व्यवस्था पहले से ही करके रख सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि वित्तीय बजट क्या होते हैं। अरे चीनू, ये बार बार क्यों खोल रहे हो दरवाजा?